अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस ग्रेट वर्क का जिसको जेफरी चौसर ने लिखा है। स्टूडेंट्स, मैंने जेफरी चौसर की बायोग्राफी पे वीडियो अपलोड की है। अगर आपने वो वॉच नहीं की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स क्या है, इसके इंट्रोडक्शन को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें टाइटल को पढ़ना है, ठीक है। टाइटल, जैसा कि कोई भी हम लेसन पढ़ते हैं, कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम उसके टाइटल को समझते हैं। कोई भी आप ड्रामा देखते हैं, टाइटल जो है वो उसकी अक्कासी कर रहा होता है, उसको हाईलाइट कर रहा होता है कि बेसिकली इसके अंदर क्या होगा। तो इस वजह से हमें सबसे पहले टाइटल को समझना है। तो यहाँ पे हमारे पास टाइटल है प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। अब प्रोलॉग का मतलब है इंट्रोडक्शन, एंड कैंटरबरी इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस एंड टेल्स मीन्स स्टोरीज, यानी कि कहानियाँ। प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल इज़ अ लैंडमार्क ऑफ लिटरेचर। इट इज़ अ ग्रेट वर्क, इट इज़ अ स्प्लेंडेड वर्क बाय जेफरी चौसर, जिसको जेफरी चौसर ने 14th सेंचुरी में लिखा। ये जो स्टोरीज़ हैं, ये जो वर्क है स्प्लेंडेड वर्क, ये 14th सेंचुरी की बेहतरीन अक्कासी करता है। स्टूडेंट्स, जेफरी चौसर ने अपनी पोइट्री को भी ड्रामेटिक वे में लिखा। इस तरह से लिखा कि जब आप उनकी पोइट्री को पढ़ते हैं तो आपको लगता ही नहीं है कि आप पोइट्री पढ़ रहे हैं, बल्कि आपको लगता है कि आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, नावल पढ़ रहे हैं या फिर ड्रामा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपनी पोइट्री को भी ड्रामेटिक वे में लिखा, जिसकी वजह से ये कहा जाता था कि अगर जेफरी चौसर ज़िंदा होते तो कुछ टाइम बाद उनको फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा एंड फादर ऑफ इंग्लिश नावल भी कहा जाता। स्टूडेंट्स, जेफरी चौसर एक रियलिस्टिक पोइट थे, रियलिटी लिखते थे। उन्होंने कैंटरबरी टेल्स के अंदर लोगों की जो खामियां थीं, उस टाइम पीरियड के जो लोग थे उनकी जो खामियां थी, खूबियां थी, वो सब कुछ डिस्क्राइब की। उन्होंने लोगों की खामियों को इस तरह से प्रेजेंट किया कि वो माइंड ना करें, यानी कि इस तरीके से उनको बताया, इस तरह से सिंपथी के साथ पोलाइट वे में उनको डिस्क्राइब किया कि वो लोग माइंड ना करें। द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स स्टोरीज की कलेक्शन पे बेस्ड है। इस प्रोलॉग के अंदर टोटल 24 स्टोरीज डिस्क्राइब की हुई हैं। 1380s के टाइम पीरियड में चौसर ने ये ग्रेट वर्क लिखा। स्टूडेंट्स, 14th सेंचुरी के अंदर चौसर का ये ग्रेट वर्क पब्लिश हुआ जब ब्लैक डेथ का टाइम था, वाइड स्प्रेड डेथ थी और सोशल अपहेवल था। इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान में वार चल रही थी, जिस टाइम को अगर हिस्ट्री में देखें तो 100 ईयर्स वार का टाइम कहा जाता है। इस लॉन्ग पोइम की शुरुआत होती है एक प्रोलॉग से। जेफरी चौसर ने इस पोइम की शुरुआत स्प्रिंग के सीज़न से की है। स्प्रिंग में इंसान, परिंदे, जानवर और पौधे, तमाम क्रिएचर्स जो हैं उनके अंदर एक नई ज़िंदगी आती है। स्प्रिंग के मौसम में तमाम पौधों पे नए पत्ते निकलते हैं, फूल निकलते हैं, ठीक है। जानवर, परिंदे, इंसान सभी खुश होते हैं, उनमें एक नई ज़िंदगी आती है। चौसर कहते हैं कि ये मौसम एक्चुअली स्पिरिचुअल रिबर्थ का मौसम होता है। उन्होंने स्प्रिंग के मौसम को स्पिरिचुअल रिबर्थ का मौसम कहा है। लिहाजा लोग दूर दूर से इकट्ठे हुए ताकि पिलग्रिमेज पे रवाना हो सके। सेंट थॉमस की ज़ियारत के लिए, पिलग्रिमेज के लिए जा रहे थे, जैसे सब लोग जाते हैं हज पे, उम्रा पे। तो इस तरह से लोग जो है वो रिफॉर्मेशन के लिए सेंट थॉमस की ज़ियारत के लिए जा रहे थे। कब जा रहे थे? स्प्रिंग के मौसम में, अप्रैल का टाइम था। इस प्रोलॉग के अंदर जेफरी चौसर अपने साथ जाने वाले तमाम पिलग्रिमर्स को इंट्रोड्यूस करवाता है, और इन सब लोगों में जो जेफरी चौसर के साथ जा रहे थे, चौसर के हर तबके का हर शख्स उसके साथ मौजूद था, ठीक है। अगर हम उसके कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि चौसर के साथ उसके तबके का हर शख्स जा रहा था, ठीक। फ्रेंड्स, ये पोइम लिखने से चौसर का हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि वो लोगों को हर्ट करे या फिर उनकी इस्लाह करे या फिर इस तरह का कुछ भी उसका मकसद नहीं था, बल्कि उनका जो नाइट का कैरेक्टर है, पार्सन का कैरेक्टर और पिलोमेन के कैरेक्टर्स जो हैं वो ये वाज़ा करते हैं कि अच्छे इंसान के अंदर क्या क्या खूबियाँ हो सकती हैं, ठीक है। उन्होंने अपने डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू इंसान की खामियां भी बताई और खूबियां भी बताई, और बताया कि एक इंसान के अंदर किस तरह की खूबियां हो सकती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। जेफरी चौसर ने तमाम कैरेक्टर्स को इतनी महारत, सिंपथी, रियलिटी और पोलाइट वे में डिस्क्राइब किया कि अगर हम आज भी उन कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो लोग जो हैं वो तमाम लोग हमें चलते फिरते नज़र आ रहे हैं, यानी कि एकदम रियलिस्टिक वे में उनको लिखा, ठीक है। जेफरी चौसर ने सबसे पहले नाइट के कैरेक्टर को लिखा, जो कि एक बहुत ग्रेट पर्सन था,
एक ऑनरेबल नोबल वॉरियर था, फिर वाइफ ऑफ बैथ, अ बोल्ड एंड आउटस्पोकन वुमेन। देन तक पार्टनर का कैरेक्टर लिखा जो कि एक करप्ट चर्च ऑफिशियल होता है। उसके बाद सिक्वायर, मिलर, मतलब कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को लिखा जिन कैरेक्टर्स के थ्रू जेफरी चौसर ने 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड के जो सोशल कल्चर था, जो सोशल सिचुएशन थी, उन तमाम चीज़ों को हाईलाइट किया। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल जो पोइम है, ये किस टाइप की पोइम है, तो ये एक नैरेटिव पोइम है। ठीक है, नैरेटिव का मतलब होता है स्टोरी बताना, बयान करना, इस तरह से बयान करना कि जिस तरह से आप किसी को कोई टेल सुना रहे हो। ठीक है, और ऐसी पोइम को नैरेटिव पोइम कहते हैं जिसके अंदर लिरिक्स नहीं होते। ठीक है, बल्कि प्लॉट होता है, सेटिंग होती है, कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की ये पोइम थी जिसको नैरेटिव पोइम कहा जाता है। उसके अलावा इस पोइम के अंदर जो लाइंस हैं वो टोटल 858 लाइंस मौजूद हैं। अगर हम इस पोइम के थीम्स की बात करें, अगर हम इस स्प्लेंडिड वर्क के थीम्स को पढ़ें कि चौसर ने कौन से थीम्स का यूज़ किया है, सबसे पहले चौसर ने जो सबसे प्योर थीम है वो सोशल हाई का थीम है। इस पोइम के अंदर चौसर ने सोशल स्ट्रक्चर को हाईलाइट किया और मुख्तलिफ क्लासेस के जो लोग थे उनको डिस्क्राइब किया, उनको इंट्रोड्यूस करवाया। डिफरेंट क्लासेस के लोगों के जो बिहेवियर थे, एटीट्यूड थे, वो सब कुछ जेफरी चौसर ने इस पोइम के अंदर दिखाया। उसके अलावा हिपोक्रेसी जो है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है इस पोइम के अंदर। मेडिवल सोसाइटी के लोगों की हिपोक्रेसी को दिखाया है, उसको हाईलाइट किया है, डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू उनकी हिपोक्रेट नेचर को दिखाया है। अगर हम सिंबल्स की बात करें तो टेल के अंदर जो सिंबल्स यूज़ हुए हैं उनमें सबसे पहला सिंबल आता है पिलग्रिमेज। द पिलग्रिमेज का सिंबल यूज़ हुआ है। पिलग्रिमेज का सिंबल जो है ये एक स्पिरिचुअल जर्नी को सिंबलाइज कर रहा है, खुद की इस्लाह करना और सेल्वेशन और रिडम्पशन की डिज़ायर को सिंबलाइज कर रहा है। उसके बाद इन है, यानी टैबर्ड इन, जहाँ पे वो सब इकट्ठे होते हैं। टैबर्ड इन एक स्टार्टिंग पॉइंट को सिंबलाइज कर रहा है, उस सफ़र की स्टार्टिंग जो कोई इंसान खुद को चेंज करने के लिए करता है और ख़ुद को पाक करने के लिए कोई सफ़र शुरू करता है। एक रूहानियत का जो सफ़र होता है उसकी शुरुआत जो है वो इन से होती है। तो इन जो है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट को सिंबलाइज कर रहा है। उसके अलावा पोइम के अंदर कुछ कैरेक्टर्स भी हैं जो सिंबलाइज कर रहे हैं। जैसे नाइट का कैरेक्टर जो है वो शिवलरी को, ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि बहादुरी को सिंबलाइज कर रहा है। उसके बाद पार्टनर का कैरेक्टर है, पार्टनर का कैरेक्टर करप्शन और मैनिपुलेशन को शो कर रहा है जो कि वो चर्च के अंदर करता है। तो इस तरह से ये सिंबल्स जो हैं ये पोइम के अंदर यूज़ हुए हैं। पार्टनर के कैरेक्टर के थ्रू जो है वो करप्शन और मैनिपुलेशन को सिंबलाइज किया है, यानी कि पार्टनर का कैरेक्टर भी जो है ये भी एक सिंबलाइज कर रहा है करप्शन को, मैनिपुलेशन को। के सिंबल्स को भी यूज़ किया गया है इस पोइम के अंदर। कैंटरबरी टेल के इंट्रोडक्शन को आपने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह लाइन बाय लाइन उसको ट्रांसलेट करेंगे और ओल्ड इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन करवाई जाएगी ताकि आप लोगों को टेक्स्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।